हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1853 के प्रोविजंस क्या क्या थे एंड उसके फीचर्स क्या क्या थे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक का बटन भी दबा दें। तो इस वीडियो में हम चार्टर एक्ट 1853 के बारे में देखेंगे। इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में आया था, पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में आया था, एंड नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो कि 1793 में आया था, एंड नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो कि 1813 में आया था, एंड नेक्स्ट 1833 में आया था, और ये है चार्टर एक्ट 1853। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियोस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जाके देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि अगर आपको वो सारे वीडियोस आप देखे होंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको आगे के जो भी एक्ट्स हैं वो समझ में आएंगे कि किसी में अगर कोई प्रोविज़न आया तो वो क्यों आया। ठीक है, क्योंकि वो हर एक्ट जो है अपने पिछले वाले एक्ट से और उसके पिछले वाले एक्ट से सब एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 के प्रोविजंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नर जनरल की ऑफिस जो थी उसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे इस एक्ट के थ्रू। तो 1833 वाले एक्ट में आप देखेंगे कि उसमें गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक लॉ मेंबर ऐड किया गया था। वो लॉ मेंबर ऐड तो किया गया था, लेकिन अभी वो ना ही फुल मेंबर था, यानी कि उसमें जो लॉ मेंबर ऐड किया गया था उस टाइम पे वो लॉ मेंबर सिर्फ वो एक सजेशन दे सकता था नियम कानून के लिए कि हाँ ऐसे बन सकता है, ये हो सकता है। बाकी जो फाइनल डिसीजन होता था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही होता था। लेकिन 1853 में क्या किया गया चार्टर एक्ट में कि जो लॉ मेंबर था ऐड किया गया था वो अब 4th मेंबर बना दिया गया और वो बिकम फुल मेंबर। ठीक है, फुल टाइम मेंबर हो गया गवर्नर जनरल की काउंसिल का, और अब उसको इसके साथ ही वोट करने का भी राइट मिल गया था। ठीक है, इसके पहले वो किसी भी डिसीजन पे, किसी भी बिल पे, किसी भी चीज़ पे वो वोट नहीं कर सकता था। तो अब इसमें क्या हुआ, उसको वोट करने का भी राइट मिल गया था। The legislative council which had 6 members now had 12 members। जो legislative councils थी, विधायी सभा, यानी कि जहाँ पे नियम कानून जिस काउंसिल में बनते थे उसमें पहले 6 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 12 मेंबर्स कर दिए गए। द गवर्नर जनरल्स एसेंट वॉज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स। जितने भी नियम संबंधी, कानूनी संबंधी प्रपोजल रखे जाते थे, जो भी नए नियम बनते थे, ठीक है, अगर उनको पास कराना है, एक्ट बनाना है, बिल, जो कुछ भी करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ले जाना है ब्रिटिश क्राउन तक, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्योंकि फाइनल तो वहीं पे पास होता था, कोई भी बिल एक्ट में कन्वर्ट होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से होता था। तो वहाँ तक भी ले जाने के लिए यहाँ पे गवर्नर जनरल का एसेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, यानी गवर्नर जनरल की मर्जी होना बहुत ज़रूरी था किसी भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के लिए। द गवर्नर जनरल कुड नॉमिनेट अ वाइस प्रेसिडेंट टू द काउंसिल। और जो गवर्नर जनरल था वो उस काउंसिल के लिए, अपनी काउंसिल के लिए एक वाइस प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट कर सकता था। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कुड क्रिएट अ न्यू प्रेसिडेंसी और प्रोविंस। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, आप देखेंगे एक वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, यहाँ पे जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। ये सब आपने देखा, ये सब स्टार्ट हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक, तो ये क्या हुआ, अब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पास ये राइट था कि वो यहाँ पे इंडिया में, ब्रिटिश जो इंडिया था उसमें कोई भी प्रेसिडेंसी, नई प्रेसिडेंसी या नया प्रोविंस वो अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना, सिंस 1833 एंड 1853, 33 और 83 के बीच जो भी टाइम पीरियड था उसमें क्या किया गया, 2 नए प्रोविंस बनाए गए। एक तो सिंध हो गया और दूसरा पंजाब, ये 2 इसमें ऐड किए गए। इट कुड ऑल्सो अपॉइंट अ लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर दीज प्रोविंस। और इन प्रोविंसों के लिए वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी अपॉइंट कर सकते थे। कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दिस एक्ट ऑल्सो लेड टू क्रिएशन ऑफ आसाम, बर्मा एंड द सेंट्रल प्रोविंसेस। और इस एक्ट में जो ये प्रोविज़न था नया एक्ट, नया प्रेसिडेंसी या प्रोविंस क्रिएट करने का, इसी की वजह से आगे फ्यूचर में आसाम, बर्मा और सेंट्रल प्रोविंस, ये 3
जो स्टेट थे, ये 3 जो प्रोविंस थे वो भी क्रिएट किए गए इसी एक्ट की लॉ जो था उसके बेसिस पे, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेपरेट गवर्नर फॉर द बंगाल प्रेसिडेंसी। इट मेंटेन दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल हु वॉज टू हेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होल इंडिया। तो इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक सेपरेट गवर्नर का अपॉइंटमेंट भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप देखेंगे 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो अब पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। तो उसके पास ऑलरेडी पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन हेड करने का है, उसको ऑलरेडी बहुत काम है। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसके लिए एक अलग से गवर्नर, जैसे कि मद्रास में गवर्नर होते थे, बॉम्बे में गवर्नर होते थे, इसी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी का भी एक सेपरेट गवर्नर अपॉइंट करने का इसमें एक वो रख दिया गया एक नियम, ठीक है। इट मेंटेन दैट द गवर्नर ऑफ बंगाल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर होता था बंगाल का वो डिफरेंट होता था गवर्नर जनरल से। गवर्नर कोई और है एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कोई और होता था जिसके पास पूरे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन होता था। The number of board of directors was reduced from 24 to 18, out of which 6 people were to be nominated by the British Crown. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे इनके नंबर्स कितने होते थे? 24। 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, उसमें 24 मेंबर होते थे एंड इस एक्ट के थ्रू उसको 18 में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि अब कितने होते थे? 18 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 18 मेंबर होते थे, जिसमें से 6 होते थे वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, ठीक है। और बाकी के जो 12 मेंबर्स थे वो यहाँ पे अपॉइंट किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा। मैकाले कमेटी ऑफ 1854 gave India her first civil services. This act removed the right of patronage to appointments in civil service held by the court of directors. ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसकी शुरुआत 1853 के एक्ट से हुई और वो थी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, ठीक है। यानी कि जो सिविल सर्विस था अब उसको कंपटीशन बेस्ड कर दिया गया, ठीक है। पहले ये जो था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे वही जो है जो सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती थी उस पर वो अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट कर देते थे, अपने हिसाब से किसी को भी उस पोस्ट पे रख देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया और जो सिविल सर्विसेज था उसका अब एग्ज़ाम होने लगा, ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले मैकाले कमेटी बनाई गई 1854 में, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वॉज टू बी डन ओनली बाई ओपन कॉम्पिटिशन बेस्ड ऑन मेरिट एंड वॉज ओपन टू ऑल, ठीक है। अब जो सिविल सर्विसेज थे उसमें जो अपॉइंटमेंट होता था वो अब कंपटीशन बेस्ड हो गया, एक ओपन कंपटीशन होने लगा, जो भी एग्ज़ाम को पास करेगा वो उस पोस्ट के लिए जाएगा। अब आपको किसी भी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से किसी भी पोस्ट पे किसी को भी नहीं रख सकते थे, ये हायर सिविल सर्विसेज वाले पोस्ट पे, ठीक है। और ये अब हर किसी के लिए ओपन थी, कोई भी जिसके अंदर भी मेरिट हो, जो भी वो एग्ज़ाम क्लियर कर सके वो इस पोस्ट पे जा सकता था। अब हम देखते हैं इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या थे। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, यानी कि जो कानून बनाना और कानून लागू करना, ये जो दो काम होते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल में, उनको अब अलग अलग कर दिया गया। यानी कि कुछ लोग होते थे जो कानून बनाते थे एंड कुछ होंगे जो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको लागू करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्या कर दिए गए? सेपरेट कर दिए गए। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर था इस एक्ट का। अभी तक आप देखते आ रहे थे कि जितने भी चार्टर एक्ट्स थे उसमें हर चार्टर एक्ट में 20 ईयर का आप देख रहे थे कि उनको लाइसेंस कंपनी को दे दिया जा रहा था ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, ठीक है।
तो उनके पास लाइसेंस होने का मतलब अगले 20 साल तक वो उनका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो कुछ भी है उनका वो उनका वैसे ही चलेगा। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया कि ये जो दिया जा रहा था उनको लाइसेंस वो नहीं दिया गया, जो उनका कंपनी का रूल था उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ठीक है, तो जब उनको ये नहीं मिला तो अब इसका सीधा सा मतलब था कि अब कभी भी किसी भी वक्त ब्रिटिश क्राउन पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने कब्जे में ले सकती थी। उनका रूल उनका रेगुलेशन कभी भी उसको पूरी तरीके से ख़त्म करके पूरा जितना भी ब्रिटिश टेरिटरी था इंडिया में उसको अपने अंडर ले सकती थी ब्रिटिश क्राउन कभी भी। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द फॉर्म ऑफ 4 members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and North Western provinces। पहली बार क्या हुआ, लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या, मतलब कि अभी तक क्या होता था कि 6 मेंबर्स बाहर से आते थे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड, और बाकी के जो मेंबर्स होते थे वो भी जनरली गवर्नर जनरल के द्वारा ही रखे जाते थे। लेकिन अब क्या किया गया कि 4 उसमें से लोकल गवर्नमेंट्स के भी मेंबर्स होंगे, यानी कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था उसमें जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ के भी 4 मेंबर्स अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में रखे जाएंगे। हालांकि उनको कुछ बोलने का, वोट करने का, किसी भी चीज़ का राइट नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो 4 मेंबर थे उस काउंसिल में, गवर्नर जनरल की काउंसिल में। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।